प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर। जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी चल रही है हमारी, और उसके अंतर्गत एक टॉपिक है तापमान, वायुमंडलीय तापमान। तापमान से संबंधित हमने देखा था प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में देखे थे। देखिए, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में देखा था सामान्य तापमान का क्षैतिज वितरण। फिर हमने देखा है तापमान का लंबवत वितरण, और इस लंबवत वितरण के अंतर्गत सामान्य ताप ह्रास दर ये देख लिया है। और अब हम देखेंगे रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ये अपना टॉपिक चल रहा था, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। अब देखिए क्या है कि सामान्य जो ताप ह्रास दर है वो आपको पता है कि धरातल से वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या होगी, कमी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, और इसकी एक इकाई थी, हमने देखा था 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। 1000 मीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस, और 1000 फीट ऊपर जाने पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमने देखा था सामान्य ताप ह्रास दर। उसके बाद में रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी वस्तु, नोट कर लीजिए, कोई भी वस्तु न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा ग्रहण करे और न ही बाहरी माध्यम को ऊष्मा प्रदान करे, लेकिन फिर भी उस वस्तु के ताप में परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, या बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। सीधा भी मिलता है एडियाबैटिक ताप ह्रास दर क्या होती है, इस प्रकार से। तो याद रखना आप। और वो जो ताप में परिवर्तन होता है, वो ताप में परिवर्तन किसके द्वारा, याद रखना, वायु के प्रसरण व संपीड़न के कारण होता है। नीचे नोट लगा के लिख लेना कि वायु के प्रसरण और संपीड़न के कारण रुद्धोष्म ताप प्रक्रिया ह्रास दर स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये थी। अब इसके अंतर्गत रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है, ये दर 2 प्रकार से होती है। इसके अंतर्गत एक की बात करेंगे, शुष्क ड्राई रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, और बी की बात करेंगे आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। 2 प्रकार की होती है रुद्धोष्म के अंतर्गत, और ये दोनों प्रकार की क्या होती है,
देखिए, शुष्क का मतलब होता है कि वायु में नमी की मात्रा नहीं है, वायु में नमी की मात्रा नहीं है। ये सामान्य है, ये जो है आपको जो इकाई दिखाई दे रही है ये सामान्य इकाई को बता रही है। शुष्क में क्या होगा, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कितनी होती है, ये नहीं होती है सेम, ये तो सामान्य है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य की बात करेंगे तब तो तापमान कम हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बात करेंगे शुष्क की, तो जब शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर दिखाई देगी तो वहाँ पर धरातल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान कितना कम होगा, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। फिट की बात करेंगे, 1000 फीट ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना कम हो जाएगा, 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5.5 क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया शुष्क का। अब हम आर्द्र की बात करते हैं, आर्द्र में कितना परिवर्तन आता है, सामान्य है, ये हो गया एकदम गर्म क्षेत्र या एकदम ठंडे का क्षेत्र। ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल नमी की मात्रा कम हो जाएगी, ये सामान्य से अधिक नमी हो जाएगी तो तापमान कितना परिवर्तित होगा, नमी की मात्रा अधिक हो जाएगी, तापमान कम परिवर्तित होगा। 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान कैसा रहेगा, तापमान रहेगा, ये देखिए 6.5 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहेगा। अब हम कैलकुलेशन निकाल कर देखते हैं कि लगभग जो एग्जैक्ट निकल रहा है अपना वो निकल रहा है 6 डिग्री सेल्सियस का। एग्जैक्ट मध्य की बात करेंगे, 3 से 9 की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ लो, 9 3 12 और आधा करेंगे एवरेज तो -6 डिग्री हम मान के चल रही हैं। आर्द्र में कितना आता है, -6 डिग्री सेल्सियस, शुष्क में कितना आता है, 10 डिग्री सेल्सियस। सामान्य की बात करेंगे इसके बीच में आएगा तो कितना आ रहा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे फिट में, फिट की बात करते हैं तो देखिए -3 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिखाई देगा। ये आर्द्र है कम से कम, फिर अधिकतम ये 5.5 और सामान्य की बात करेंगे इन दोनों के बीच में 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों इकाइयों में आपको तापमान का जो दर है, जो परिवर्तित दर है, ताप ह्रास दर है, वो बताई है। क्या होता है कि तापमान के लंबवत वितरण को स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि तापमान के लंबवत वितरण को हम सामान्य ताप ह्रास दर और रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के द्वारा समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, और उस सामान्य ताप ह्रास दर की डेफिनेशन लिखोगे, नीचे उसकी जो इकाई है वो इकाई भी लिखनी पड़ेगी आपको। जरूरी नहीं है कि दोनों ही लिखनी पड़े, एक तो जरूर लिखनी है आपको 1000 मीटर वाली, ठीक है। इसमें दोनों इसलिए दे रखी हैं कि भविष्य में आपको अगर ज़रूरत भी पड़ेगी तो फिट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मीटर की तो आपको ज़रूर याद करनी ही है कि शुष्क रुद्धोष्म कितनी होती हैं और आर्द्र रुद्धोष्म कितनी होती हैं। तो ये था आपका तापमान का लंबवत वितरण, और तापमान के लंबवत वितरण में यही चीज़ें हैं, सिर्फ सामान्य ताप ह्रास दर देखनी है और रुद्धोष्म ताप ह्रास दर देखनी है। तो क्षैतिज वितरण हो गया और तापमान का लंबवत वितरण भी हो गया। अब हम देखेंगे इससे आगे एक टॉपिक आता है, तापमान से रिलेटिव है, तापमान विलोमता, इन्वर्जेंस ऑफ टेम्परेचर। तापमान विलोमता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ भी है और अच्छे से समझने वाला कंसेप्ट है।
देखिए एक बात बता देता हूँ कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको अगर आप माइनर रूप में नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और नेगलेक्ट हो जाएगी तो ये डेफिनेटली कह रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी का एक ही फंडा होता है, क्या होता है कि अगर आपको लास्ट टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आपका आगे बढ़ना बेकार हो जाएगा। बेकार इसलिए हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा कि वो जो कंसेप्ट आपको पीछे समझाई हुई है उसका कहीं ना कहीं आगे वाले टॉपिक में लिंक आता है, और वो लिंक डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, वो लिंक आएगा इनडायरेक्ट रूप में, सिर्फ आपको यहाँ माइंड में सेट करना होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको माइनर रूप में आप समझिए, वरना आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। फिर कहोगे सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वो टॉपिक समझ में आ गया। तो हमें पता है अगर वो आ गया आपको और ये नहीं आया तो इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहीं है, यहाँ नहीं है दिक्कत। दिक्कत तो यहाँ क्लियर हो चुकी है, दिक्कत तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ उस टॉपिक में दिक्कत है। तो इसलिए उसको आसानी से अच्छी तरीके से देखिए कि भी क्या चीज़ है इसके अंतर्गत, उसको अच्छे से समझिए लीजिए। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को संपर्क भी किया, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और जब आपको डेली वीडियोस मिलते हैं उस वीडियो को देखकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसके बाद में अगर आपको कुछ पजल्स लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। उसको व्यवहारिक नॉलेज में लीजिए, आप रटने वाला काम मत कीजिए, रटोगे फिर भूल जाओगे पेपरों के दिनों में। इसलिए कहता हूँ रटने वाला काम मत कीजिए, आसानी से उसको व्यवहारिक लाइफ में लीजिए, याद कीजिए और उसका सही उपयोग कीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे अब तापमान विलोमता, इन्वर्जेंस ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है तापमान विलोमता? देखिए मैंने बताया कि धरातल से आप वायुमंडल में ऊपर जाओगे तो तापमान में कमी होती है, लेकिन क्या होता है किसी विशेष स्थान या समय में वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी नहीं होती हैं, बल्कि तापमान में वृद्धि हो जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? तापमान विलोमता। अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, अभी आपने बताया कि तापमान में ऊपर जाने पर कमी होती है और अब लिख दिया आपने तापमान में ऊंचाई पर जाने पर वृद्धि होती है। ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गया सिस्टम, ये कैसे समझ में आएगा? तो मैंने एक चीज़ लिखी है, ध्यान से ये इन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए। किसी विशेष स्थान और किसी विशेष समय में ये प्रक्रिया होती है, अन्यथा हम इसको सामान्य वे में देखेंगे तो हमेशा तापमान में क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। और ये जो तापमान विलोमता है, तापमान में जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि क्यों होती है, इसके पीछे भी क्या होता है, एक कारण होता है। और ये जो वृद्धि आपको दिखाई देगी, याद रखना, वो वृद्धि दिखाई देगी आपको मिडल लैटिट्यूड में, मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको ये कमी, ये वृद्धि दिखाई देगी। ये 23.5 डिग्री का है, ये 66.5 डिग्री का। इस क्षेत्र में ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है,
नीचे वाला निम्न हो गया, ये उच्च हो गया, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। इन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देगी, साथ साथ में हिमाच्छादित या कुछ विशेष क्षेत्र जैसे ध्रुवीय क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। इन क्षेत्रों में ये तापमान विलोमता आपको दिखाई देगी। और इन तापमान विलोमता के अंतर्गत हम बात करेंगे कि ये तापमान विलोमता क्यों होती हैं, किसके कारण होती हैं। तो देखिए, उसके कारणों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा धरातल से ऊपर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। देखिए, तापमान विलोमता के कारण। नंबर 1, सबसे पहला कारक आता है कि आकाश बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, या हम कह सकते हैं मेघ रहित होना चाहिए। अगर बादल बन भी जाते हैं तो वो बादल कैसे होने चाहिए, उच्च स्तरीय मेघ होने चाहिए। कौन से मेघ होने चाहिए, उच्च स्तरीय मेघ होने चाहिए। अब यहाँ क्या मतलब है कि ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर बादल न बने, बादल न बने। बादल बनेंगे तो देखिए ऊपर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ बादल है, बादल है और ये आपका नीचे धरातल है। धरातल सौर विकिरणों के माध्यम से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और बादल के कारण क्या हो जाएगा, ऊपर का क्षेत्र ठंडे क्षेत्र में। नॉर्मल कंसेप्ट है, ये समझने के लिए ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए नीचे तापमान क्या है, H का मतलब हाई, ज़्यादा है, और यहाँ ताप क्या है, लो है, कम है। तो धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या प्रदर्शित करना है, आपको प्रदर्शित करना है तापमान अधिक दिखाना है, किसमें, तापमान विलोमता में। तो क्या करोगे, इस बादल को हटा दो। इस बादल को हटाने के बाद में ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ये ऊपरी क्षेत्र जब गर्म रहेगा, यहाँ टेम्परेचर हाई रहेगा, तो क्या रहेगा, ये यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ तक आ जाती हैं, ये क्षेत्र गर्म हो जाता है, ये क्षेत्र क्या बन जाता है, ठंडा क्षेत्र बन जाता है। किसकी अपेक्षा, ऊपरी क्षेत्र की अपेक्षा नीचे का क्षेत्र क्या रहेगा, फिर ठंडा प्रतीत होगा। और ठंडा ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बर्फ पड़ेगी और ये ऊपर गर्म रहेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, नीचे का इन्वायरमेंट ठंडा रहेगा और ऊपर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये कारक होगा, इस कारक के कारण क्या होगा, तापमान विलोमता आपको दिखाई देगी। उसके बाद में क्या होगा, दूसरा जो कारक आता है, शीतकालीन लंबी रातें। शीतकालीन लंबी रातें। अब सर्दियों में क्या होता है, अगर सर्दियों में लंबी रात होगी, 14 घंटे की रात होगी, तो 14 घंटे की रात होने के कारण क्या होगा, नीचे का क्षेत्र तो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन जो पार्थिव विकिरणों के माध्यम से उष्मा जा रही है वो वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में क्या करेगी, उस इन्वायरमेंट को, ऊपरी क्षेत्र को गर्म कर देगी, और नीचे का क्षेत्र क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो अब देखिए, धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान क्या रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा, बिल्कुल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दो कारक प्रमुख हैं। इसके अलावा 3-4 कारक और भी हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और इन टॉपिकों को अच्छे से समझिए और देखिए क्या चीज़ हैं, एक कैलकुलेशन कीजिए कि भी ऐसा होता तो ये क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार के कंसेप्टों पर आप जोर डालोगे तो एक नई चीज़ भी आपके सामने आएगी कि बिल्कुल ये चीज़ सत्य है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।